हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और इन टॉपिकों से आपके प्रश्न अवश्य आते हैं। और आप चाहें तो प्रश्न पत्रों में स्वयं देख सकते हो कि ये जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं यहाँ से प्रश्न आपके अभी 2024 में भी पूछे गए हैं, 23 में भी पूछे गए हैं। और आप प्रीवियस ईयर्स के चाहे कोई सा भी प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिएगा, सभी में इन टॉपिकों से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको सारे टॉपिक आपको अपने क्लियर होने चाहिए, ठीक है, पता भी होने चाहिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें और आप इन टॉपिकों को अगर क्लियर कर लेते हो और तो आपके पूरे 30 में से 30 नंबर सीडीपी में अवश्य आएंगे, ठीक है। और ये जो आपके टॉपिक हैं तो यहाँ से आपकी पेडागोजी पर भी पकड़ बनती है। तो बाकी के आपके जो सब्जेक्ट हैं वहाँ भी उन्हें भी आप जो भी पेडागोजी के मतलब प्रश्न बनते हैं उन्हें भी आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक दिखा दूँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर से भी प्रश्न आपका बनता है। अपसारी चिंतन या अपसारी चिंतन से आपका प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न आपके बनते हैं। 1 या 2 प्रश्न भी आपके यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अभिप्रेरणा से भी प्रश्न बनता है। प्रगतिशील शिक्षा है आपकी प्रतिपुष्टि यानी जिसे फीडबैक भी बोलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन या फिर आपकी सृजनात्मकता है। ज्ञान का निर्माण बच्चे किस तरीके से करते हैं, तो ज्ञान का निर्माण हमेशा सक्रिय होता है आपका। एनसीएफ 2005 है आपका। आरटी एक्ट 2009 है। एनईपी 2020 है आपका। समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ठीक है, ये किसने दिया था, इस सब पर चर्चा होगी। पहले आप टॉपिक देख लीजिएगा और ये सभी टॉपिक भी मैं आपको अभी क्लियर करा दूंगी। जीन ब्याजी से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं। कोहलबर्ग है, बायगोस्की है, गिलगन है। इसके साथ साथ आनुवंशिकता है। वैसे तो सभी टॉपिक मैंने पहले आपको ये सभी क्लियर करा दिए हैं, सभी पर वीडियो दी जा चुकी हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा थोड़ा आपको इन्हें फिर से क्लियर करा दूंगी, ठीक है। आनुवंशिकता से भी प्रश्न आपका बनता है। वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की भूमिका होती है बच्चे के विकास में। अधिगम क्षमताओं से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। बुद्धि है, ठीक है। विकास के सिद्धांत हैं आपके। पुरस्कार की क्या भूमिका होती है। समाजीकरण क्या है, इन सब से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आप चाहें तो जहाँ से भी आपने नोट्स बनाए हैं वहाँ से देख लीजिएगा। आप एक एक करके गूगल पे इन सारे टॉपिकों को सर्च करिएगा, वहाँ से देख सकते हो। चलो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इन टॉपिकों को समझा दूँ। देखो, जेंडर की क्या भूमिका है, तो जेंडर की भूमिका से आपके प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो जेंडर से आपका प्रश्न बनता है कि जैसे लड़का और लड़की में आपको भेद बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यानी आपको बच्चे को चाहे अधिगम कराना है या कोई भी खेल कराना है, ठीक है, कुछ भी आप बच्चे से कोई भी एक्टिविटी करा रहे हो, कुछ भी सिखा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ आपको भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है और आपका प्रश्न बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। आपको भेदभाव नहीं करना है और लैंगिक जो रूढ़वादिता होती है इसको आप दूर कैसे कर सकते हो, तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस तरीके से आपको ये जो, ठीक है, लैंगिक रूढ़वादिता है या जेंडर, तो इसको दूर किस तरीके से करना है। तो दूर आपको ये इस तरीके से कर सकते हो कि जो भी ऐसी समाज में धारणा बनी आती है कि ये कुछ काम पुरुष ही कर सकते हैं, तो उन कामों को आप महिलाओं का मतलब करके बच्चों को दिखाएं। या फिर कोई एक प्रश्न आपका पूछा था कि इसमें से सबसे बेहतर कौन सा होगा, ठीक है, लैंगिक रूढ़वादिता को, तो उसमें था कि आप किसी ऐसी महिला ड्राइवर को क्लास में बुला करके और बच्चों से उसका परिचय कराएं जो टैक्सी चलाती हो, ठीक है, महिला ड्राइवर। क्योंकि बच्चे के दिमाग में ज़्यादातर यही होता है कि महिलाएं ये ऐसा काम नहीं कर सकती या पुरुष घर का काम नहीं कर सकते, महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवश्य पता होनी चाहिए। तो जेंडर से प्रश्न आपका बनता है। अब बात करते हैं अपसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। देखो, अपसारी चिंतन क्या है। अपसारी चिंतन यानी कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरीके से प्रश्न बच्चे से पूछा जा सकता है। कारण पूछ लीजिएगा आप बच्चे से, यानी बच्चा एक प्रश्न का बंधा बनाया उत्तर न दे करके इसमें तार्किक, ठीक है, तार्किक चिंतन करे। अपसारी प्रश्न का अर्थ होता है तार्किक चिंतन, ठीक है, यानी तर्क के साथ
तर्क के साथ चिंतन करना शुरू कर दें। और अभिसारी चिंतन, आपको हमेशा अपसारी चिंतन के साथ जाना है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है और अभिसारी ये आपका नेगेटिव होता है, इसके साथ आपको नहीं जाना है, ठीक है। अभिसारी चिंतन आपका बना बनाया होता है। जैसे कि बच्चे से हमने किसी प्रश्न का उत्तर पूछ लिया जाए तो सिर्फ वो प्रश्न का उत्तर ही बताएगा। जैसे कि मान के चलो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली। लेकिन अपसारी चिंतन में आप बच्चे से पूछोगे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, इसके क्या क्या कारण हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब बात समावेशी शिक्षा की करते हैं। समावेशी शिक्षा से भी आपके प्रश्न बनते हैं और अवश्य पूछे जाते हैं समावेशी शिक्षा से। तो देखो, समावेशी शिक्षा का अर्थ ही है, आप चाहें तो CDP पेडागोजी, ठीक है, CDP पेडागोजी नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाकर के सारी वीडियो देख सकते हो, सभी टॉपिकों पर वीडियो दी जा चुकी है। तो देखो, समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न आपका बनता है। समावेशी शिक्षा से जैसे कि यानी बच्चा, इसमें आपको सभी बच्चों को समाहित करना है, चाहे आपके बच्चे ठीक है प्रतिभाशाली हों, चाहे दिव्यांग हों, और चाहे अधिगम अक्षमता वाले हों, ठीक है, चाहे कैसा भी बच्चा है, लेकिन आपको सभी को समान समझना है। आप बच्चों में यहाँ भेदभाव नहीं कर सकते हो, सभी के लिए समान शिक्षा है। अब ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ा पाएंगे हम, ठीक है। अभिप्रेरणा से भी प्रश्न बनता है। अभिप्रेरणा आपकी दो तरह की होती है, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक अभिप्रेरणा आपकी एक पॉजिटिव पॉइंट है, आपको बच्चे को आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए प्रेरित करना है। आंतरिक अभिप्रेरणा में आपकी जैसे रुचि हो जाती है, बच्चा किसी भी चीज़ को जब उसको रुचि उत्पन्न हो जाएगी तब पढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। बाह्य में आपका जैसे पुरस्कार हो गया, ठीक है, दंड भी हो सकता है बाह्य में, तो इस तरीके से होते हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए आपको बच्चे को प्रेरित करना है। प्रगतिशील शिक्षा से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके फीडबैक, ठीक है, यानी प्रतिपुष्टि, तो प्रतिपुष्टि से भी प्रश्न आपके बनते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो जैसे कि आपको फीडबैक, ठीक है, फीडबैक भी आपको बच्चे को इस तरीके का देना है कि बच्चा यहाँ भी अभिप्रेरित हो, ठीक है। और ये कब दिया जाता है, तो ये फीडबैक आपका शुरुआत में ही आप बच्चे को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में आप शुरुआत में दे सकते हो, लेकिन आप जो भी आप अधिगम करा रहे हो तो आप बीच बीच में दे सकते हो, ठीक है, बीच में भी अधिगम दे सकते हो। ज़्यादातर ये अंत में ही दिया जाता है, ठीक है, पाठ के अंत में दिया जाता है। और मूल्यांकन आपको कैसा होना चाहिए, तो रचनात्मक होना चाहिए, ये पोर्टफोलियो पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। यानी बच्चे का आपको मूल्यांकन किसी एक चीज़ का नहीं करना है आपको, ठीक है, ये अंकों पर आधारित नहीं होना चाहिए बच्चे का, आपको पूरी यानी सभी चीज़ों का मूल्यांकन करना है कि बच्चे ने किस किस चीज़ में यानी खेलकूद में कितना एक्टिव है बच्चा, पढ़ाई में कितना एक्टिव है, बाकी की चीज़ों में कितना है। तो यानी रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, सतत मूल्यांकन, ठीक है, रचनात्मक हो जाए आपका या फिर सतत मूल्यांकन की बात हो जाए। सृजनात्मकता को भी आपको बढ़ावा देना है, ठीक है। और ज्ञान का निर्माण किस तरीके का होता है, तो ज्ञान का निर्माण हमेशा सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं होता है। और बात करते हैं NCF 2005 की, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है आपका। NCF 2005 में आपके क्या क्या कही हैं, और इन सब पर वीडियो आपको मिल चुकी है। इतना डिटेल में पढ़ाने से वीडियो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अगर हम फिर से पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ मैं ये आपको बता रही हूँ कि आपके इन चीज़ों से प्रश्न बनते हैं। NEP 2020 भी है आपका। अब देखो समीपस्थ विकास, तो समीपस्थ विकास से भी आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे कि यहाँ ये आपके विकास के सिद्धांतों में ही आता है, यानी सबसे पहले केंद्र का विकास होता है, ठीक है, फिर इसके बाद इसके जो समीप के अंग होते हैं, ठीक है, उसका विकास होता है। जैसे सबसे पहले सिर बनेगा, तो सिर के बाद उसके समीप जैसे कान है तो बच्चे के कान बनेंगे। जैसे हाथ का विकास होता है सबसे पहले, तो उसके बाद उसके समीप जैसे सबसे उसकी उंगलियां हैं तो उंगलियों का विकास होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ से प्रश्न आपका
पूछ लिया जाता है, अवश्य पूछा जाता है। आप प्रश्न पत्रों को, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस लगाएं, ठीक है, आप अब एक PYQ अवश्य लगाएं और उस PYQ में आप इन टॉपिकों को ढूंढिएगा, तो आपको प्रत्येक प्रश्न इन टॉपिकों से ही मिलेगा, ठीक है। जो आपके 30 प्रश्न आते हैं, आप देखो, मैं इनको ये आपको गिन के दिखा दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपके 13 टॉपिक हो गए, ठीक है। और फिर है आपका 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24। देखो 24 टॉपिक तो मैंने ही आपको लिख दिए हैं, तो मान के चलिए इन सभी से एक एक प्रश्न आएगा, फिर भी आपके 24 प्रश्न तो यही हो गए। बाकी के कभी कभी किसी चीज़ से 2 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, कुछ आपके पेडागोजी आधारित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखो बात करते हैं जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे से भी आपका प्रश्न बनते हैं। तो जीन पियाजे ने आपकी कितनी अवस्थाएं दी हैं, ठीक है, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं और इन्हें हम कई बार पढ़ चुके हैं। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहली अवस्था है आपकी सबसे पहली है संवेदी गामक, या फिर इसे पेशी अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहली अवस्था और ये 0 से 2 वर्ष होती है और यहाँ बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है, ठीक है, और पेशी चीज़ों से सीखता है। दूसरी आपकी आती है, इसमें मूल व्यवहार आरंभ कर देता है बच्चा, जैसे हंसना, रोना, पुनरावृत्ति ज़्यादा करता है, अनुकरण ज़्यादा करता है सबसे पहली अवस्था में, ठीक है। वस्तु स्थायित्व भी इसी में आ जाता है, वस्तुओं को देख करके बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। संज्ञानात्मक, ठीक है, देखो संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है, ये आपका किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। तो जीन पियाजे को आपको एक बार थ्योरी अवश्य पढ़ लेनी है, आप चाहें तो वीडियो अवश्य देखें। अब इसी तरीके से कोहलबर्ग ने कौन सा दिया है, आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और इनके पूछे जाते हैं कि इन्होंने कितने स्तर और कितने चरण दिए हैं। तो बात स्तरों की आ जाए तो स्तर इनके 3 हैं, और बात चरण की आ जाए तो चरण इन्होंने 6 दिए, यानी 3 स्तरों के प्रत्येक के 2-2 चरण हैं। अगर आपसे चरण पूछ लिए जाए तो 6 हैं आपके, इस तरह आपके 3 हैं। और जीन पियाजे के, ठीक है, 4 इन्होंने अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास की। बाइगोस्की ने आपका दिया है सामाजिक, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक। तो जहाँ भी बात सामाजिक सांस्कृतिक की आ जाए तो ये आपके बाइगोस्की है। गिलगन का ज़्यादातर आपका पूछा जाता है कि इन्होंने, ठीक है, कोहलबर्ग के किस का मतलब आलोचना की है, तो इन्होंने नारीवाद की, ठीक है, नारीवाद। और ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा जाता है। अब बात आनुवंशिकता की करते हैं। आनुवंशिकता में मतलब आपका क्या भूमिका होती है, यानी बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण। तो देखो आनुवंशिकता का आपका 80% भूमिका होती है और वातावरण की आपकी 20%, और इन दोनों की ही भूमिका मतलब होती है। ऐसा नहीं है कि आनुवंशिकता की नहीं है या फिर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चे के विकास में, ठीक है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, ठीक है, और यानी दोनों में ही आपके आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की ही अहम भूमिका होती है। और इन सभी टॉपिकों पर वीडियो आपको मिल चुकी है, आप एक बार उन्हें भी अवश्य देख लें। अब बात करते हैं अधिगम अक्षमताओं की। तो अधिगम अक्षमताओं पर भी वीडियो आपको दी जा चुकी है और पूर्ण ट्रिक के साथ दी जा चुकी है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो आपको मिलेंगी। तो अधिगम अक्षमताओं में जैसे आपकी डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है और आपकी डिसकैलकुलिया है। देखो इन 3 को मैं आपको फिर से बता दूं। जैसे आपकी एक होती है डिसग्राफिया, ठीक है, डिसग्राफिया होती है, और एक आपकी होती है डिसकैलकुलिया। एक आपकी होती है डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ठीक है। देखो इन तीनों में तो यहाँ कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर की बात हो रही है, तो ये आपका सीधा सीधा गणना से हो जाता है, ठीक है। आपको गणना से करना है, यानी ये गणित से संबंधित होता है। बच्चा गणित यानी गणना नहीं कर पाता है। अब ग्राफ के लिए पेपर पेंसिल चाहिए होता है, तो ये आपका लिखने से संबंधित हो जाता है। और ये आपका डिसलेक्सिया, ठीक है,
तो ये आपका पढ़ने से संबंधित हो जाता है। आपके अफेजियाँ हैं, बहुत सारी हैं, तो इन्हें आप डिटेल में अवश्य पढ़ें आपके यहाँ से। और इन अधगम अक्षमताओं से आपके प्रश्न भाषा में भी पूछे जाते हैं और इसमें भी पूछे जाते हैं, गणित में भी पूछे जाते हैं। तो मान के चलिए एक एक प्रश्न आपका तीनों में पूछा जाएगा, तब भी आपके 3 प्रश्न बनते हैं। और आपके 2-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो 6 से 6 प्रश्न बनते हैं। वैसे यहाँ से आपके 4 से 6 प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। तो देखो, सभी टॉपिक आपके महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन पर थोड़ा सा विचार करके पढ़ोगे, ध्यान दो के पढ़ोगे, तो आपका सीटेट निश्चित क्लियर होगा। जो लोग बार बार असफल हो जाते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो, विकास के सिद्धांत भी आपको अवश्य पढ़ने हैं कि विकास के सिद्धांत यानी बच्चे का विकास किस तरीके से होता है, निरंतर होता है। ठीक है, यानी विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत होती है। ठीक है, इस तरीके से, और किस अवस्था में, ठीक है, किस तरीके से विकास होता है। बात पुरस्कार की करें तो पुरस्कार, ठीक है, बच्चे को आपको किस तरीके से देना है आपको। और समाजीकरण की बात, समाजीकरण से भी आपके प्रश्न बनते हैं, यानी समाजीकरण बच्चे का किस तरीके से होता है। इसमें आपकी संस्थाओं पूछ ली जाती हैं कि समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है और द्वितीय संस्था कौन सी है। तो प्रथम आपकी परिवार हो जाता है। ठीक है, प्रथम में आपका परिवार हो जाता है और द्वितीय में आपका या तो फिर विद्यालय आएगा, आपको विद्यालय दिया होगा ऑप्शन में, या फिर आपको समाज। ठीक है, तो बच्चे के समाजीकरण में किस किस की भूमिका होती है, उसके परिवार की सबसे अहम भूमिका होती है, विद्यालय की भी होती है, समाज की भी होती है। तो इन सारी चीज़ों से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो इस तरीके की आपको चैनल पर मिलती रहती है। और आज ये आपकी CDP की दी गई है। कल आपको EVS के महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, EVS के मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको SST के भी मिलेंगे। और यानी आपको प्रत्येक विषय के डेली एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इन्हें आप डिटेल में पढ़िएगा और इन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दें।